नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो के वीकली शो में, जिसमें हम लोग चार्ट के जरिए नेक्स्ट वीक के मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं और सर्वेंद्र हमें वो चार्ट समझाते हैं। तो लास्ट वीक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बहुत ही छोटा हफ्ता था, 3 ट्रेडिंग सेशंस थे उसमें, लेकिन थर्सडे को मार्केट में बावजूद इसके कि सिचुएशन में कोई तब्दीली नहीं थी, एक बहुत ही बेहतरीन रिकवरी के साथ मार्केट बंद हुआ। और जैसे ही मार्केट बंद हुआ 3:30 बजे के बाद थर्सडे को क्रूड में भयंकर तरीके से तेजी आई और बॉन्ड यील्ड भी अपनी बढ़ गई काफी और युद्ध भी तेजी से चल रहा है, लेकिन चार्ट कुछ अलग कहानी कह रहे हैं। उसी को समझने की कोशिश करेंगे। सरवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और हमने देखा लास्ट वीक का चार्ट जो है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग खड़ा हो गया है कि जब मार्केट में 3 दिन की छुट्टी पे ट्रेडर जा रहे थे, तो अब ना इसका इंटरप्रिटेशन मेरा तो ये कि वो न्यूट्रल गियर पे छोड़ के गए हैं। शॉर्ट कवरिंग की, अपनी पोजीशन जीरो की और निकल लिए। अब मंडे को आगे देखेंगे जो होगा। लेके नहीं गया कोई, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी आप चार्ट में बताइए, क्योंकि जो एफएनओ का डेटा में देख रहा था उसमें आप पुट सेल करके गए हैं लोग, तो कुछ ना कुछ तो इशारा मिल रहा है। लेकिन आप बताइए, एक छोटा सा ओवरव्यू दीजिए, फिर चार्ट पे चलते हैं। एकदम समझना बहुत जरूरी है नीरज जी की करवट कभी कभी जब बाजार बदलता है तो एक बड़े सेल ऑफ के बाद आप एक 3-4 हजार पॉइंट आप निफ्टी में तकरीबन 3,500 पॉइंट आप नीचे आ गए ऊपर से। तो अब कहीं तो एक करवट बाजार लेने की फिर कोशिश करेगा कि क्या एक अंडरलाइंग एक ओवर राइडिंग ट्रेंड जो ऊपर से नीचे चल रहा था, क्या उसमें कुछ पलटवार बुल्स कर सकते हैं बेस के ऊपर। तो आई थिंक वो करवट वाला ये हफ्ता गया, छोटा ट्रंकेटेड था, तो थोड़े चार्ट्स के सेटअप थोड़े थोड़े भिन्न हो गए इन द सेंस कि कहीं पे आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल्स मिले हैं, वीकली में अच्छे बंद मिले हैं। कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि अभी वो ट्रांजिशनरी फेज है यार, अभी तो क्लियर हुआ नहीं कि हाँ ट्रेंड थोड़ी पलटी की नहीं पलटी, उतने स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोजेस उतने नहीं है और वो बाजार के साथ नहीं जा रहे हैं। और एक इस हफ्ते में दो चार उम्मीद की किरण, जैसे आपने बोला कि भाई क्रूड अभी भागा तो जरूर, उसके बाद अपना बाजार बंद होने के बाद क्रूड भागा तो जरूर, लेकिन अभी भी उम्मीद की किरण किरण ब्रेंट से ये है कि भाई क्या वो भी, क्योंकि 4 हफ्ते हो गए 120 121 किन्हीं भी बैड न्यूज पे भी निकाल नहीं रहा है। ठीक है, डब्ल्यूटीआई थोड़ा सा अलग चल रहा है, कभी प्रीमियम कभी डिस्काउंट, बट क्योंकि ब्रेंट एक सेकुलर ठीक ठाक ट्रेंड में चल रहा है, ठीक ठाक वॉलेटिलिटी कम है, इसलिए उसको ले रहे हैं। तो वहां कहीं एक उम्मीद की किरण आ रही है कि क्या 20, अगर अगर क्या शायद 120 121 पे रुक जाए तो क्या ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाए। और एक तो जो आरबीआई का एक बहुत स्ट्रांग एक कदम आया, और जो 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 लिमिट्स पे, बैंक की लिमिट्स पे जो कदम उठाया गया, उससे जो है रुपए में भी काफी एक कूल ऑफ आया है। काफी एक बढ़िया दो दो रुपए तकरीबन 95 से अब 93, तो तकरीबन 200 बेसिस पॉइंट्स करेंसी का बहुत बड़ा मूवमेंट माना जाता है कि तकरीबन तकरीबन 2-2.5% करेंसी इस हफ्ते में रुपया स्ट्रांग हो गया सपोज हाई से, वीकली हाई से। तो वो अपने आप में कहीं एक उम्मीद की किरण है। तो ये मिक्स बैग हफ्ता है कि जहां आपको ट्रांजिशन दिखता है ना कि शायद ट्रेंड पलटे नहीं पलटे। रिस्क रिवॉर्ड तो हमने बोला था पिछले पॉडकास्ट में भी कि भाई रिस्क रिवॉर्ड तो अब न्यूट्रल, क्या वो बेयर्स के हाथ में वो रिस्क रिवॉर्ड रह नहीं गया। अब रिस्क रिवॉर्ड अब धीमे धीमे बुलिश होते चले जाएंगे जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे। अभी भी मुझे मान लगता है कि थोड़े थोड़े टारगेट्स पेंडिंग है कि निफ्टी में कहीं वो एक आपका 21,800 21,900 वाला कहीं एक टारगेट पेंडिंग है। निफ्टी 500 में भी कुछ टारगेट पेंडिंग है, तो वो थोड़े थोड़े टारगेट नीचे के पेंडिंग दिख रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि पूरा का पूरा हर बार सारा टारगेट आ जाएगा। तो करवट बाजार ने हल्का सा फ्लेवर तो दिया है दो चार जगहों से कि शायद पलट सकता है, और वही हमारा थॉट था कि भाई अब यहाँ से बेचने के रिस्क रिवॉर्ड नहीं बने बचे हैं, तो धीमे धीमे क्या होगा अगले 1-2 हफ्ते में लेने के रिस्क रिवॉर्ड बनेंगे। अगर बेचने के रिस्क रिवॉर्ड नहीं बचे तो कहीं ना कहीं लेने के रिस्क रिवॉर्ड बनने लगेंगे, या बाजार इसी रेंज में 1-2 हफ्ता 10-15 दिन निकालेगा। तो यस, जैसे लास्ट पॉडकास्ट ने बोला था, नेक्स्ट 15 डेज आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता अगला वाला होने वाला है, उसका अगला हफ्ता भी। तो अगले जी, 15 दिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हैं बाजार के लिए। तो निफ्टी का चार्ट देखिए, आपके सामने खुला हुआ है। बताइए इसमें जी, क्या तस्वीर बन रही है। देखिए निफ्टी के चार्ट में जो हमने गए पॉडकास्ट में वही जो अभी हमने पिछला वाला ट्रंकेटेड वाले में हमने जो किया वो यही था कि वो जो एक बलून मैंने बनाया है 21,960 वाला जो लो था, उसके बहुत करीब आप गए। मतलब मान लीजिए वो 22 का ही लेवल था और आप इस बार 22,180, एक 200 पॉइंट की कोई कीमत नहीं होती है। 25,000 के इंडेक्स में, 26,000 के इंडेक्स में 1% इधर उधर लेवल्स रहते हैं। जैसे मैंने बोला, लेवल कभी भी कोई लक्ष्मण रेखा नहीं होता है। एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल मार्क के आसपास का एक छोटा एक रेंज होती है। तो 22,000 के आसपास आप 200 ऊपर पकड़ लीजिए, 200 नीचे पकड़ लीजिए,
तो आप सेफली कह सकते हैं कि 21,800, 22,200 ये एक सपोर्ट एरिया बाजार का बना हुआ है। अब उसके जस्ट ऊपर से भी निकलने लगे बाजार तो हमारे यहाँ कोई उसमें कोई बुराई नहीं है, ना वो किसी के एग्ज़ैक्ट हाथ में है कि नहीं साहब वो एकदम से 21,800 ही आ जाएगा या 21,500 ही आ जाएगा। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट रिस्क रिवॉर्ड तो बेचने के बचे नहीं हैं। ये तो एकदम क्लियर था गए गए हफ्तों में ही। तो अब वो एक वीकली बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया है। इसीलिए मैंने उसको एक ग्रीन सर्कल में डाल दिया एलिप्स में। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल निफ्टी का बन गया है और आप एक डेढ़ हफ्ते के हाई हाई के आसपास बंद हो गए हैं। मतलब पिछले हफ्ते का भी क्लोज के ऊपर आप बंद हो गए, 2 हफ्ते के क्लोज के ऊपर। जो एक बेरिश गैप आपने छोड़ा था ये जब वॉर थोड़ी-सी और बढ़ी और जब वॉर से खराब न्यूज़ आए तो जो बेरिश गैप आपने गैप डाउन छोड़ा, उसको आपने भर दिया। वो भी एक अच्छा संकेत है। तो आई थिंक ब्रॉडली साइकिल वाइज़ ठीक-ठाक संकेत निफ्टी से आने लगे हैं और थॉट जो हम गए हफ्ते से अभी ये पिछले बार से जो कैरी कर रहे हैं कि एक पुल बैक एटलीस्ट आएगा। मतलब अब यहाँ से इमीडिएटली एक और सेल ऑफ यहीं से कंटिन्यू रहे, वो मुझे नहीं लग रहा। अनलेस अनटिल जैसे मैंने हम्म, बोला था या तो ये युद्ध न्यूक्लियर हो जाए या फुट ऑन द ग्राउंड बहुत ज़्यादा खून-खराबा हो जाए। जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप पिछले हफ्ते में और इस हफ्ते में कहीं बहुत नज़दीक थे एक बुलिश रिस्क रिवॉर्ड के, इसीलिए आप ये बाज़ार में इतना शार्प बाउंस बैक आया। येस, आई एग्री कि हर बाउंस बैक में पहले शॉर्ट कवरिंग ही होती है। इमीडिएटली से लॉन्ग वाले उतनी जल्दी नहीं आते हैं या अगर आते भी हैं तो साथ में शॉर्ट्स भी कटते हैं। अगर लॉन्ग हो रहा है कोई, तो शॉर्ट्स भी कट रहे हैं। तो बेयर्स को भी ये समझ तो है ही बिल्कुल कि सिंपल सा इसमें सबको दिख रहा है ये चार्ट तो एक ब्रॉड समझ तो है ही कि लास्ट 2 साल में 26,300 ऊपर में 26 और नीचे में 22 की ही रेंज रही है। तो लास्ट 2 साल 24 महीने का यही समीकरण रहा है। तो सबको समझता तो है ही जो समझदार लोग हैं कि भई यहाँ से कुछ नया रिस्क रिवॉर्ड बेचने का बचा नहीं है। उल्टा अगर कुछ अच्छा हो गया तो बुलिश रिस्क रिवॉर्ड बन जाएँगे। उसी को सिग्नल करते हुए शायद निफ्टी ने कोशिश की है और एक पुल बैक अच्छा यहाँ से अगले हफ्ते बन सकता है। तो लेट्स सी मंडे ट्यूसडे बहुत क्रूशियल है अभी 2 दिन और बाकी हैं। रात में हम्म, कुछ भी हो सकता है युद्ध के स्तर पे तो वो देखते हैं कि मंडे की ओपनिंग क्या है। बट मुझे अब लगता है कि धीमे-धीमे जैसे मैंने बोला नीचे का रिस्क अभी फिलहाल खत्म हो रहा है। जब तक कुछ नया ना खुल जाए, जब तक आप एकदम से डिसाइसिवली 21,500 22 वाला सपोर्ट एरिया उन या 21,300 उस रेंजेस को आप तोड़ने नहीं लगें, तब तक कुछ हम्म। नया नहीं निकलेगा इसमें से। और एक पुल बैक अच्छा यहाँ तो से बनेगा, ऐसा ही अभी लग रहा है। इस वीकली कैंडल को देख के, इस वीक के पहले हमने ये चर्चा की थी। इस वीक के 3 दिन के कैंडल को देख के लग तो रहा है कि उसी डायरेक्शन में कहीं ये चल पड़ा है। जी। तो चलिए अब आपको नई खबर बताई देते हैं। यूएस F-15E नाम का एक फाइटर प्लेन ईरान ने मार गिराया है और उसके 2 पायलट इजेक्ट होके निकल गए, नहीं निकल गए, अभी इस पे क्लैरिटी नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं एक को बचा लिया, एक को नहीं निकला है, रेस्क्यू टीम जा रही है। तो वो एक नया मामला निकल के आ गया जिसके आप कह रहे थे ना कि कुछ नया होगा, तो नया एक हो गया है। जी, जी। तो ये जी, F-15E नाम का जो फाइटर प्लेन है वो गिरा है। एनीवे खैर जी, आगे बढ़ते हैं। जी। ये थी निफ्टी की चर्चा। अब हम आते हैं निफ्टी आईटी जो 30,441 पे था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था कि थर्सडे को निफ्टी आईटी में मजबूती थी, लगभग 2.5-2.5% इंडेक्स ऊपर गया था। अब ये चार्ट क्या कह रहा है? ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। जो देखिए हमने यही बोला था कि सबसे पहला शॉट, सबसे वीकेस्ट स्टॉक, सबसे वीकेस्ट सेटअप इसी में थे पहले और इसीलिए निफ्टी से पहले ये टॉप आउट हो गया और 26 के मूव में इसने पार्टिसिपेट ही बिल्कुल नहीं किया और इसीलिए आप देखिए कि हमने वहाँ वो एरो भी रेड वाली बना के रखी है कि 15 फरवरी और वो जनवरी-फरवरी वाले मूव में जब निफ्टी ने नए हाई रखे तो ये बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया और हाई से बहुत नीचे रह गया ये। बहुत ज़्यादा नीचे रह गया मतलब हाईज़ कहीं आपके 46-47 हज़ार के आस-पास थे और ये 40,000 के ऊपर बहुत ख़ास जा नहीं पाया। तो वहीं से इसका वो बड़े वाले वीक से सेल ऑफ आया। तभी हमने बोला था कि भाई टुवर्ड्स ये ऑरेंज लाइन बीच वाली है उसके नीचे की तरफ भी ये कहीं फिसलेगा। तो वो लेवल्स आ रहे थे कि भाई ये कहीं फिसलेगा और ये नीचे के लेवल्स की तरफ जाएगा। तो ऑलमोस्ट उस टारगेट रेंज में गया है। वो पर्पल लाइन से हल्का-सा ऊपर से मूव करना शुरू कर दिया है। ख़ास बात ये है, यहाँ इसको देख के ख़ास बात यही लग रही है कि निफ्टी से 2 हफ्ते पहले निफ्टी ने गए हम्म, यही हफ्ते में बॉटम नया बनाया। ये आप देखिए 16-3 वाले हफ्ते में ही 15 दिन पहले ही निफ्टी से बॉटम अपना बना के बैठ गया था। तो ये पहले ही लास्ट 15-20 दिन में ये बोल रहा था, लास्ट 3 हफ्तों में बोल रहा था इंडेक्स कि भाई अब मैं और नहीं जा पाऊँगा नीचे क्योंकि सबसे ज़्यादा करेक्टेड इंडेक्स यही था। मतलब ऊपर से अगर आप नीचे का देखेंगे रुख, तो बड़े इंडाइसेस में सबसे ज़्यादा करेक्शन यहीं पे आपको तकरीबन आए हुए थे और आप यहाँ पे मोटा-मोटी ऑलमोस्ट
आई थिंक 30% से ज्यादा का इसमें यहाँ पे एक करेक्शन आया हुआ आपको दिख रहा था। 35% ऑड ऊपर से ये इंडेक्स करेक्ट हो गया था। 46-47 हजार वाला नीचे में 30 से भी नीचे जाके आया। तो ये लीड कर रहा था फॉल में, बट अब कहीं लग रहा है क्योंकि अब इतना गिरने के बाद यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड्स अब रह ही नहीं गए बेचने के सपोज, तो अब धीमे-धीमे इंक्रीमेंटली कोई चीज इतनी अच्छी, इतना ब्लू चिप इंडेक्स और इतना डार्लिंग इंडेक्स जो हमेशा से रहा है लोगों का, अभी फिलहाल लैगार्ड हो गया है, लेकिन हमेशा से फ्लेवर में था। मतलब आप मार्केट्स में देखेंगे तो आईटी एक बहुत कोर सेक्टर है और बहुत बड़े-बड़े फंड्स में बहुत बड़ी-बड़ी होल्डिंग है। तो ये सेक्टर गिरा भी सबसे ज्यादा था और सबसे पहले पलटने के संकेत भी यही दे रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शायद वो नीचे पर्पल लाइन की तरफ ये वापस थोड़ा-सा फिसल के वो कहीं आपका नीचे के टारगेट्स ना कर दे कि कहीं 25,500 26,000 वाले लेवल एक बार ना आ जाएँ। एक अगले हल्के-फुल्के वीकनेस में वो चीज़ पॉसिबल है। बट 15-20 दिन निफ्टी के साथ नहीं गिर के इसने संकेत दे दिया है कि अगर पलटेगा बाजार तो सबसे पहले यही पलटेगा। जी। ये मुझे ध्यान है कि लास्ट टू लास्ट वीक था, शायद लास्ट वीक तो नहीं था, उससे जी। पिछले वाले वीक में एक दिन जब बहुत जोर से ये गिरे थे, तो उसमें कई सारे इंडेक्स के जो शेयर थे, इन्फोसिस था शायद, एक कोई और था, जिसमें आखिरी घंटे में बहुत बाइंग हुई थी। तो वो एक सरप्राइज था लोगों के लिए। तो मे भी लोगों ने कुछ ऐसा अंदाजा लगाया होगा। तो आईटी में इसीलिए स्ट्रेंथ दिख रही। कल के बाजार में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी मार्केट में। अच्छा, एक और डाउ है इसी सीरीज में जहां आपको होप, मतलब मजबूती थोड़ी दिख रही है। डाउ जोन्स 46,504 पे है और इसमें एक बड़ा सा कैंडल दिख रहा है आखिरी वाला ग्रीन। इसमें क्या दिख रहा है? देखिए, मैं वही ये जो इनिशियली ये तो 2-3 चार्ट हमें 3 चार्ट जो लाए, इस ये पॉडकास्ट में थोड़ी थीम ये है कि भाई कुछ चार्ट्स तो स्ट्रॉन्ग दिखने लगे हैं, वीकली क्लोजेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो अच्छा, हर एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज का फॉलो थ्रू होना ज़रूरी है। तो अब ये निफ्टी में भी फॉलो थ्रू होना ज़रूरी है, निफ्टी आईटी में भी अगले हफ्ते फॉलो थ्रू होना ज़रूरी है। बिना फॉलो थ्रू के अच्छा पैटर्न बना के कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो यूजुअली बाजार में अगर अच्छे पैटर्न्स बनते हैं तो उनके फॉलो थ्रू आते हैं। 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10 अगर अच्छा एक पैटर्न बना है, तो उसके फॉलो थ्रू आएँगे। 10-20 टाइम तो सब चीज़ नहीं चलती है या पलट जाती है। बट 70-80 टाइम्स अगर आपने अच्छा पैटर्न बनाया आउट ऑफ 100, तो आप कोशिश उस पैटर्न की तरफ ही चलने की करते हो। तो वो फॉलो थ्रूज़ यहाँ अगले हफ्ते आएँगे तो डेफिनिटली ये टेक्निकल पिक्चरें और सुधरेंगी। अगले हफ्ते शायद हम और बुलिशनेस से बात कर सकें। तो अगला हफ्ता जैसे मैंने बोला, इंटरनेशनल मार्केट के फ्लेवर के हिसाब से मैं डाउ इसलिए लाया कि देखिए, वो 45,000, वो पर्पल लाइन, वो 45,000 को लेवल को ऐसे किस करते ही, राउंड फिगर को किस करते ही उसको तोड़ नहीं पाया। क्योंकि वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग ज़ोन रहा इस हफ्ते। अभी वो अगले हफ्ते टूटेगा, नहीं टूटेगा, यहाँ से कितना बड़ा बाउंस आएगा वो देखेंगे। बट ये हफ्ते में बहुत एक स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज़ जो है डाउ ने रखा है और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर पे कि 50,000 से आप सीधा 45 पे गिरे थे धड़ाम करके। लेकिन 45 ने आपको रोक लिया। और इसके पहले भी अगर आप देखेंगे, तो आप देखेंगे कि 25 के एंड में और 24 के एंड में और 25 के स्टार्ट में, वो नवंबर टू जनवरी पीरियड जो है आपका 24 से लेके 25 वाला, वहाँ पे आप 45 के आसपास ही अटकते थे वीकली में। 7-8 हफ्ते आपने पहले जब आप गए थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ 24, तो आप 2 हफ्ते वहाँ अटके, फिर वहाँ से गिरे थे, फिर अगली बार आप जब गए, तो फिर आप वहाँ अटके जनवरी, फरवरी में 25 में और फिर आप अटक गए। तो उसी लेवल ने आपको बहुत अच्छे से एक सपोर्ट दे दिया। तो 45 का लेवल अब डाउ के लिए मेरे हिसाब से क्रूशियल हो गया है। नेक्स्ट वीकनेस जैसे मैंने बोला, अगर अगर आनी है तो उसके बाद ही आएगी। अन्यथा अगर इस कैंडल का फॉलो थ्रू आया, तो यूएस मार्केट एक ऐसा जगह हो सकती है, जहां डाउ में नए हाई लग जाएँ। ये स हम्म, ये संकेत, ये पूर्वाभास कहीं डाउ देना शुरू कर दिया है कि शायद ये वो इंडेक्स है कि अगेंस्ट ये चल जाए। तो अगर यूएस में अगर कहीं तेजी दिख रही है, तो वॉर का तो कुछ अच्छा ऐसा लग रहा है कि कुछ ठीक-ठाक चीज़ें निकल आएँगी। अगर यूएस मार्केट चलना शुरू कर देंगे अगले हफ्ते, जिस हफ्ते का उन्होंने इस हफ्ते उसका संकेत दिया है, तो आई थिंक जी। अगले हफ्ते आपको गुड न्यूज़ वॉर फ्रंट पे मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो लेट्स सी, न्यूज़ विल फॉलो प्राइस, ऐसा मेरा मानना है। तो अगर इस हम्म, पैटर्न को देखता हूँ, तो लग रहा है कि 10-12 दिन में अच्छा न्यूज़ वॉर फ्रंट पे आना चाहिए। ओके, तो डाउ जोन्स इशारे कर रहा है, आईटी इशारे कर रहा है और निफ्टी, ये तीन मेजर इंडाइसेस आपको ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट शॉर्ट टर्म का बॉटम यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट वीक चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और फ्राइडे को 5 बजे वो लक्ष्मण रेखा या तारीख जो दी थी ट्रंप ने वो खत्म हो गई है। तो उसके बाद बार फ्रंट में क्या होगा ये भी हम लोग देखेंगे। अब आता है निफ्टी जी, 500। इसको आज हम लोग निफ्टी से थोड़ा बाद में लेके आए हैं। क्या जी। इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही क्या? कैंडल तो यहाँ ग्रीन हो गया, लेकिन
गए हफ्ते के क्लोज के ऊपर बंद नहीं हो पाया। उसकी जो रियल बॉडी होती है, जो छोट वो भी गया हफ्ता भी एक छोटी रियल बॉडी थी, उसके पहले भी एक बहुत छोटी-सी कैंडल में एक रियल हुँ, बॉडी थी। बट यहाँ आप देखिए कि वो 2 निफ्टी जब अपने डेढ़ 2 हफ्ते के हाई पे जाके बंद किया और 2 हुँ, क्लोजेस के ऊपर बंद किया, बेरिश गैप को भरा, तो यहाँ पे भी उतना बड़ा ट्रैक्शन नहीं आया। ये बड़ा थोड़ा-सा एक थोड़ा-सा ओके सा कैंडल बना है। मैं इसको बहुत बेरिश भी नहीं बोलूँगा बट बहुत बुलिश भी नहीं है। तो यहाँ पे रुझान अभी भी क्लियर नहीं है और ये एक वीक बाउंस है। और निफ्टी 500 देखिए लार्जर इंडाइस है। तो फिर वही बात आ रही है कि लार्जर इंडाइस में अभी तक वो ट्रैक्शन नहीं आया, एक लार्जर यूनिवर्स में वो ट्रैक्शन नहीं दिख रहा है, व्हिच मीन्स ब्रेडथ कहीं उतनी अच्छी पिकअप नहीं हुई। इस हफ्ते में ब्रेडथ कहीं लार्जर मार्केट की जो ब्रेडथ है उतनी अच्छी पिकअप नहीं हुई। तो इसलिए आपको देखा कि निफ्टी 500 में थोड़ा वीकर क्लोज बना है। पिछले हफ्ते के क्लोज के आसपास भी आप जा नहीं पाए, उसके थोड़ा नीचे ही रह गए। तो ये भी संकेत दिखा रहा है कि यहाँ पे करवट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि शायद ये कहीं ऐसा ना काम करे कि अगले हफ्ते ये किसी कारण से निफ्टी को खींच के नीचे लेके आए। मतलब अगर बाकी चीजें भी ठीक से सेटअप नहीं हुए और ये युद्ध के फ्रंट में कुछ अच्छी न्यूज़ नहीं आई, तो निफ्टी 500 अभी भी ड्रैग बना हुआ है। कहने का मतलब है इसका ड्रैग अभी भी निफ्टी पे रहेगा अगले हफ्ते। निफ्टी को चलने में इसका सहारा चाहिए, तो अगले हफ्ते इसको चलना पड़ेगा। फिलहाल इस हफ्ते में निफ्टी 500 ने निफ्टी को सहारा नहीं दिया है। ये इस चार्ट से मैंने क्लियरली दर्शाने की कोशिश की है कि जो हम बोलते हैं कि नियर अ टॉप एंड बॉटम थोड़ा अलग-अलग अभी भी चल रहे हैं और अभी भी सिंक्रोनिसिटी नहीं है, तारतम्य नहीं है, तो एक कदम चाल नहीं है। तो देखते हैं हर करवट में 10-15 दिन 2 हफ्ते लग ही जाते हैं। तो अभी तो ये पहला हफ्ता है और अगले हफ्ते में अगर इसने हुँ। निफ्टी के साथ चाल मिला ली, तो आई थिंक बड़ा अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा और नहीं मिलाई, तो निफ्टी भी फिर स्ट्रगल करने लगेगा और पुल बैक में फिर आपको सेलिंग दिखने लगेगी। ओके, ये तो इस निफ्टी 500 का चलना ज़रूरी भाई, दोनों सिंक में चलने चाहिए जी, वरना जी, वो जी, कौन से सिंक में डाउ चलने साहब चाहिए। थे ना, जो डाउ जी बता के गए थे कि दोनों जी, मिलके चलने चाहिए भाई, अलग-अलग कैसे चलोगे आप? तो हेल्दी 500 में मार्केट चलना में एक ज़रूरी है। जी, एक हेल्दी मार्केट में पूरा मार्केट एक ब्रेथ अच्छा होता है। 70-80% स्टॉक्स आर राइजिंग इन अ बुल मार्केट। देखिए, हर बुल मार्केट में भी 10-20 स्टॉक ऐसे होते हैं जो चल नहीं रहे होते हैं, अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं। बट इन अ गुड बुल मार्केट 70-80% ऑफ ऑफ द स्टॉक्स या जिसको हम एडी लाइन बोलते हैं या जिसको एडवांस डिक्लाइन बोलते हैं, तो एक हुँ, 70-80% स्टॉक्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं एक बुल मार्केट में और 10-20 नहीं चल रहे होते हैं। एंड वाइसा वर्सा, एक बेयर मार्केट में भी 70-80% स्टॉक्स गिर रहे होते हैं, बट 10-20 स्टॉक हुँ, ऐसे होते हैं जो बेयर जो मार्केट में चल भी चल रहे होते हैं या आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हमेशा रहेगा और ये आज से नहीं सालों से है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। मार्केट में दोनों तरह के कलर रहते हैं। खाली ये देखना पड़ता है जब मैं पढ़ाता हूँ और बोलता हूँ कि भाई आपको अपना ड्रम डिसाइड करना है। ड्रम ग्रीन है कि ड्रम रेड है? तो अभी तक तो ड्रम रेड था। इतने हफ्तों से, महीनों से ड्रम रेड था। अब ऐसा लग रहा है कि धीमे-धीमे एडी लाइन सुधर रही है और ड्रम का कलर शायद रेड हुँ, से ग्रीन में शिफ्ट होगा। ये निफ्टी ने बताया है। निफ्टी 500 ने उसको कन्फर्म नहीं किया है अभी। ये फाइनेंशियल सर्विसेज में तो एक भी हरी मोमबत्ती दिख नहीं रही है, जी, जी। जी। ये क्या चक्कर है? ये सबसे वीकेस्ट क्लोज है अभी भी देखिए फाइनेंशियल इज स्टिल द वीकेस्ट थिंग देखिए वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल एक सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स होता है बाजार का और रहता भी है और हर बुल मार्केट में बहुत बढ़िया परफॉर्म भी करता है और हुँ, इसका निफ्टी के साथ बहुत अच्छा मेल मिलाप रहता है अच्छे बुल मार्केट्स में बट ये कुछ लास्ट 3-4 सालों से मेल मिलाप थोड़ा सा टूटा हुआ है और थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस फाइनेंशियल्स में रही है और बीच में निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा था तो ये साल में इनिशियली 26 के स्टार्ट में ये थोड़ा-सा आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी। इन इन द टर्म्स ऑफ जो हाइज़ वो रख रहा था, उस केस में। बट उसके बाद से अब देखिए उतना बढ़िया चल नहीं पा रहा है, इंटरनल कारण जो भी रहेंगे अब, वो आते रहेंगे धीमे-धीमे, कुछ बड़े बैंक्स नहीं चल रहे हैं प्राइवेट स्पेस में, तो आपका वो प्राइवेट बैंक निफ्टी प्राइवेट बैंक जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा-सा स्ट्रगल किया, तो पीएसयूज़ ने कमान सँभाली थी, इसलिए आपने बैंक निफ्टी में सारे नए हाई रख दिए। अब जब गिरना शुरू हुआ है, तो यहाँ अब ये लास्ट 2 हफ्ते में कुछ खास सेटअप बन नहीं रहे हैं। तो और ये आज इस बार का कैंडल तो काफ़ी वीक सा एक जिसको हम डोजी बोलते हैं, एक उस तरह का सेटअप बना है, तो इसमें यहाँ से कुछ रीड करने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है। बट अगेन मैंने इसके लिए इसको दिखाया कि हुँ, एक सबसेट 10-12 अच्छे चार्ट के सबसेट में कुछ चार्ट अच्छे हैं, कुछ ओके-ओके हैं और कुछ अभी तक संकेत नहीं दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि नहीं अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। तो यहाँ आप ये सेफली अज़्यूम कर सकते हैं कि कोई शार्प पुल बैक अभी तक नहीं है और फिलहाल ऐसा लग रहा है कि डाउन ट्रेंड ही है। तो लगा था हमको गए हफ्ते में कि इसने मोमेंटम पकड़ा है, तो मुझे अभी भी लगता है कि कहीं इस स्पेस में क्योंकि लेट लेट पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, तो थोड़ा 1 आध हफ्ते निफ्टी से ज़्यादा भी गिर सकता है।
तो हम्म, यहाँ मुझे अभी भी लगता है कि कहीं वो 700-800 पॉइंट और जगह होगी और वो बाई जो इस हफ्ते के लो से और 600-700 पॉइंट जगह है और कहीं वो 22,400 22,500 के लेवल्स इस इंडेक्स के लिए नीचे में आ सकते हैं। तो जैसे मैंने बोला ये भी वो लैगार्ड हो सकता है निफ्टी 500 के जैसा कि अगर निफ्टी को नीचे घसीटना है, तो ये शायद घसीट दे नीचे अगले हफ्ते। अगर निफ्टी ऊपर नहीं जा पा रहा है तो आई थिंक निफ्टी 500 और फाइनेंशियल स्पेस ऐसे वो 2 चार्ट दिख रहे हैं, तो जिनमें वो ड्रैग है। अब वो अलग बात है कि निफ्टी में जो मोमेंटम है, अगर इनमें अगले हफ्ते शिफ्ट हो गया, तो बहुत बढ़िया आपको एक बाउंस बैक, पुल बैक जो है ना ट्रेडिंग बाउंस जिसको हम बोलते हैं, एक बहुत हम्म, बढ़िया आपको अगले 2-3 हफ्तों में मिल सकता है। तो इसीलिए सबको अलर्ट रहना चाहिए अगले हफ्ते और अगले हफ्ते बिल्कुल अ, अलर्ट रह के मार्केट छोड़ नहीं सकते। तो अगले हफ्ते छुट्टियाँ ना लें ये मेरा मानना है। अगले हफ्ते अलर्ट रहें तो शायद तो आगे का ट्रेंड बहुत क्लियर समझ में आएगा। जी, जैसे निफ्टी और 500 और फिन सर्विसेज ये सिंक में जी, नहीं है। जी, निफ्टी का 25% वेटेज फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। जी, तो अब 25% वो आप निकाल दीजिए उसमें से, तो जो बाकी 75% निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए तत्पर दिख रहे हैं उसमें से एक आईटी के हम लोगों ने डिस्कस किया है और बाकी कुछ एक आध ऑयल मेजर इस तरह से होंगे। जी। तो थोड़ा एकांगी जैसा मामला लग रहा है। सेफली ये कह सकते हैं कि निफ्टी का मेजर पार्ट तो चलने के लिए तैयार ही नहीं है। अब वो जो बाकी बचते हैं, क्या उनके अंदर इतनी दम है कि निफ्टी को ऊपर खींचेंगे? आई थिंक वो जैसे मैंने बोला ना वो जो आंसर हैं, वो जो सवाल के जवाब हैं, वो आई थिंक अगले हफ्तों में छुपे हैं। जो कि मैंने अभी गए पॉडकास्ट में बोला कि भाई ट्रंकेटेड वीक है बट अगला 10-15 दिन बहुत क्रूशियल है फॉर द लार्जर ट्रेंड आल्सो। देखिए मीडियम टर्म ट्रेंड के लिए भी ये क्योंकि आप एक 4000 पॉइंट नीचे आ चुके हैं ओवरऑल मार्केट में, तो मीडियम टर्म ट्रेंड को रिपेयर करने के लिए भी प्रोसेस अगर शुरू होना है, तो इन कुछ हफ्तों में शुरू होगा और एक और ट्रेंड रिपेयर का प्रोसेस शुरू होगा और फिर बाजार कहीं एक मूव ऊपर का करेगा। तो ऐसा लग तो रहा है कि उसकी गुंजाइशें बन रही हैं, हम्म, बट जैसे मैंने बोला, ये हफ्ता थोड़ा-सा स्कैटर्ड रहा है। कुछ चार्ट अच्छे लगे हैं, कुछ ओके-ओके लगे हैं और कुछ उम्मीद की किरणें भी बनी हैं। तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं कि अच्छा, अब निफ्टी को चलना है तो अंडरलाइन कुछ कारण भी मैक्रो टेक्निकल मैं फंडामेंटल की बात नहीं करता हूँ, बट एक टेक्निकल सेंस में एक मैक्रोस कुछ कहीं और सुधरने चाहिए जिसकी वजह से लगे कि हाँ, कुछ उम्मीद की किरण बनेगी और ये बाउंस बैक, पुल बैक सॉलिडिफाई होंगे, ये बॉटम सॉलिडिफाई होगा और हम फिर कह पाएँगे कि हाँ, चलो यार 1, 3-4 महीने अगले ये सब लोज़ नहीं टूटेंगे और आपको 1-2 महीना ऊपर का ट्रैक्शन दिखेगा। तो वो सब कहने के लिए मुझे लगता है कि मैं अगला हफ्ता पूरा लूँगा और अगले हफ्ते में समझूँगा कि वो बोलना है कि नहीं बोलना है। जी। अच्छा, दो चार्ट और हैं, क्रूड का और यूएसडी आईएनआर का। पहले कौन सा आप देखेंगे? क्रूड आपने लगाया है तो क्रूड समझ लेते हैं। अ, हम्म, देखिए क्रूड में बहुत क्लियर ब्रेंट का चार्ट देखिए डब्ल्यूटीआई में क्या है क्योंकि वो ज़ीरो के नीचे गया था और वो चार्ट खराब हो जाता है अगर उसको आप कैंडल लगाएँगे क्योंकि वो दिखता नहीं है फिर, चार्ट स्पॉइल हो जाता है इसलिए ब्रेंट लेके चलते हैं और ब्रेंट थोड़ा कम वोलेटाइल भी रहा है इस युद्ध में, तो आपको एक अंडरलाइंग पिक्चर ज़्यादा बेटर देता है। देखिए आपको ये भी बहुत समझना ज़रूरी है कि क्या देखना है, तो थोड़ी अंडरलाइंग पिक्चर को थोड़ा-सा वोलेटिलिटी को कट करता है तो आपको एक अंडरलाइंग पिक्चर ज़्यादा उभर के दिखती है। तो आप अगर यूक्रेन हाई का लड़ाई देख लें, तो एक वो शैडो अगर कैंडल के ऊपर गई बट ब्रॉडली 120-121 की रेंज के ऊपर बंद नहीं कर पाया कभी भी। उस ज़ोन में भी वो भी 120, 21, 22 उन्हीं ज़ोन्स में रहा टू द एंड ऑफ 2021 एंड 2022 के स्टार्ट में भी बहुत ज़्यादा 120-21 के ऊपर ब्रेंट नहीं जा पाया। और अभी देख लीजिए क्या हो रहा है, लास्ट 3-4 हफ्तों से क्या हो रहा है। कुछ भी बैड न्यूज़ आ रही है, कुछ भी हो रहा है, वो जो बड़ा स्पाइक आया, जो गैप अप वाला स्पाइक आया, उस स्पाइक के बाद भी वो जाके 120-21 पे रुक गया। उसके बाद अब 3-4 हफ्ते बिता चुका है, अभी भी किसी भी कारण से 120-21 नहीं निकाल पा रहा है। तो कहीं लग रहा है कि जो बाकी बड़े समझदार लोग होंगे अ, जो बड़े खिलाड़ी हैं, जिनको ये सारी एनर्जी मार्केट्स के जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनको तो कहीं कुछ ऐसी क्लैरिटी दिख रही है कि नहीं भाई अब इसके ऊपर नहीं है किसी कारण से। ब्रेकआउट हम्म, जब तक नहीं होता। तो ये 120-21 पे तो कोई बेच ही रहा है। देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी बड़ी चीज़ को, बड़े कॉन्ट्रैक्ट को कहीं रोक देने के लिए नीचे या ऊपर रोका है तो आपको सेलिंग चाहिए। मतलब कोई बेच रहा होगा, ऊपर में फ्यूचर्स बेच रहा होगा या फिजिकल मार्केट में सप्लाई होगी। सेम वेज़ अगर नीचे में आपने जब इसको 60-62 के आस-पास रोका था, तो वहाँ बाइंग थी और क्रूड में भी डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती है, लोग नहीं समझेंगे, बट क्रूड में तो जेनुइनली बहुत डिलीवरी बेस्ड बाइंग होती है। लोग टैंकर खरीद-खरीद के रख लेते हैं या आगे के फ्यूचर इन्फ्लोज़ खरीद के लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स रख लेते हैं। तो
60 के आसपास वो हो रहा था, तब भी हम उसको कॉल कर रहे थे। हम 2021-22 से यही तो कॉल कर रहे हैं कि भाई क्रूड 60 के नीचे नहीं है ब्रेंट, 58-60 के बहुत ज्यादा नीचे नहीं है, कुछ भी हो जाए उसके नीचे नहीं जाता है। तो थॉट यही था तब कि भाई 100 90-100 उसने कई बार किया। अब ये ब्रेकआउट हो गया है, लार्जर ब्रेकआउट। तो अब जब तक 120-21 के ऊपर डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं है और उसके ऊपर ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करता, मुझे लगता है कि ये वो एक उम्मीद की किरण है दुनिया में कि अगर एनर्जी के सेटअप सारे कूल ऑफ होते हैं और देखिए ज्यादा तो नहीं है, वो 60-70 वाले रेंज सोचने में कोई अकलमंदी नहीं है। मुझे लगता है कि क्रूड का जो 58-60 वाला बेस था, वो अगले 12-18 महीने के लिए शिफ्ट होके 80-85 पे आ गया है। अब बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ब्रेंट 80-85 के नीचे जाएगा। तो बेस तो आपने शिफ्ट कर दिया है फ्रॉम 60 टू अराउंड 80-85। तो आप बेस ऑलमोस्ट 30% ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं। तो एनर्जीज मेरे हिसाब से बाय डिफॉल्ट पूरे साल में आपको पिछले साल से 25-30% एवरेज ज्यादा ही मिलने वाली है। अभी तो और ज्यादा है, बट एक ब्रॉडली वो बेस हमेशा के लिए शिफ्ट हो गया है। एटलीस्ट अगले 12-18 महीने के लिए मुझे लगता है ब्रेंट का बेस अब 60 का रह ही नहीं गया है, 85 का ही, 80-85 का ही हो गया है। तो वो तो पेन रहेगा, बट एटलीस्ट अगर 120 से 85 भी चला जाए, 90 चला जाए, वो उम्मीद की किरण अगर जग रही है, तो वो भी अगले हफ्ते समझ में आ जाएगी कि शायद बाजार को तेजी का कारण एनर्जी से मिल जाए, एनर्जीज यहाँ से 20-25% करीब कूल ऑफ हो जाए। तो आई थिंक काफी राहत की सांस पूरे विश्व को मिलेगी, खाली इंडिया को नहीं, पूरे विश्व को मिलेगी। भाई देखो, घनघोर कलयुग चल रहा है। WTI क्रूड 112 पे है, ब्रेंट क्रूड 109 पे है। ब्रेंट इज द बेस्ट क्वालिटी क्रूड, लाइट स्वीट बोलते हैं, इसमें बहुत लो सल्फर है। वो थोड़ा हैवी क्रूड होता है, लेकिन उसका प्राइस ऊपर चल रहा है। जनरली $2-3 इससे नीचे चलता है। अब कलयुग में इसलिए कह रहा था क्योंकि जिन देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, अमेरिका का क्रूड है, उसको यूएस क्रूड बोलते हैं, वो 112 पे चल रहा है। ये सिनेरियो बहुत देर तक रह नहीं सकता। इसमें या तो ये 115 पहुंच जाए, या वो 107-5 पे आ जाए। एक को तो आना पड़ेगा नीचे, या एक को ऊपर जाना पड़ेगा। ये एनॉमली सस्टेन नहीं कर सकती, क्योंकि ये कौन आदमी के हैवी क्रूड के लिए इतना पैसा देगा। लेकिन इस समय वॉर चल रहा है, तो यूएस क्रूड अवेलेबल है, तो इसलिए उसका भाव ऊपर जाना ही जाना है। ब्रेंट अच्छा है, लेकिन मिल ही नहीं रहा आपको, तो आप करोगे क्या। तो खैर, ये सनवेद ने बताया कि अब ये उम्मीद की एक किरण है। अगर ये ब्रेक होता है, युद्ध से अच्छी खबर आती है, तो क्रूड गिरेगा तेजी से। क्रूड गिरा तो फिर निफ्टी और मार्केट और सोना चांदी ये सब दौड़ने लगेंगे। लेकिन एक फ्रंट है जहां पर बहुत अच्छी खबर आई, डॉलर जी फ्रंट पे। जी 95 का लेवल देखने के बाद जो आरबीआई ने 2-3 कदम उठाए, उससे जी बहुत जबरदस्त गिरावट आई और रुपया मजबूत हुआ। 92.70 की क्लोजिंग है थर्सडे की। जी अब मंडे को हम लोग देखेंगे, क्योंकि एक दिन तो जिस दिन पहला कदम लिया था कि $100 मिलियन से ज्यादा की फॉरेक्स नहीं ले सकते बैंक, उस दिन तो उसका कुछ असर ही नहीं हुआ था, वो मतलब पूरा कदम फेल हो गया था। लेकिन उसके बाद फिर जो स्ट्रिक्टनेस आई, उससे ये आया है। अब क्या लगता है आपको कि ये फिर से अटेम्प्ट करेगा 95 की तरफ, या 90 के नीचे? देखिए, यहाँ पे बिल्कुल उम्मीद की किरण बनी हुई है और मैं तमन्ना लास्ट पॉडकास्ट में भी उसके पहले भी यही बोला था कि भाई तब तक आरबीआई का कुछ आएगा ऐसा मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन आ गया बाद में, क्योंकि न्यूज ऑलवेज फॉलोज प्राइस। बट तमन्ना ये थी कि भाई अगर कहीं एक जगह लाइफ में गलत जाना है, कोई एक चार्ट ठीक से ना चले अपने मन से, तो यही चले, क्योंकि दिल कह रहा था कि भाई 100 रुपए के आसपास जाएगा तो बहुत बहुत शीशा लेदर होगी, बहुत ग्लोबल न्यूज और ये सब जो है ना, वो एक पूरा 2 फिगर से 3 फिगर, 2 नंबर से 3 नंबर में जाने में, 3 फिगर्स में जाने में डेफिनेटली एक ग्लोबल स्टोरी बनती थी, हर जगह यही चर्चा होती थी। तो क्योंकि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी कंट्री है, करेंसी 100 के पार, मतलब वो एक खराब हेडलाइन होती थी। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वो प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं हो गई है। अ, अ, बात यही है कि 10 साल की जो बड़ी ये जो ट्रेंड लाइन है 2015 से जो मैंने बना के रखी है, इसका ब्रेकआउट हुआ था। ऐसी ही एक सिमिलर ट्रेंड लाइन गोल्ड ने तोड़ी, ऐसी ही एक सिमिलर ट्रेंड लाइन ऊपर में सिल्वर ने तोड़ी। वो तो दोनों हाई बीटा चीजें हैं, मतलब गोल्ड थोड़ा कम बीटा है, सिल्वर तो बहुत हाई बीटा है। दोनों वो सब लाइंस तोड़ने के बाद, अपने सपोर्ट लाइंस तोड़ने के बाद, ये रेजिस्टेंस लाइंस तोड़ने के बाद बहुत शार्प भागे थे। तो जब ये लाइन टूटी थी तभी मैंने सोचा था कि भाई अब लग रहा है कि मोमेंटम पकड़ा है। अब आरबीआई ने इतना स्ट्रांग कदम उठाया है, तो देखिए वो तो रेगुलेटरी चीज आ गई जो हमारे हाथ में नहीं है। तो चार्ट थोड़ा-सा आरबीआई के शॉर्ट टू मीडियम टर्म थोड़ा तो सेंट्रल बैंकर किसी भी करेंसी को संभाल ही सकते हैं, लॉन्ग टर्म भले ही ट्रेंड अप है। तो अब थॉट यही है कि वो जो 92 का ब्रेकआउट हुआ था जनवरी वाला, जनवरी 26 में जो आप बार-बार 92 पे अटकते थे, 91, 80, 92, और वहां से सेलिंग आई थी एक बार। जब वो हाई निकला और उसी समय ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट हुआ, तो हमको लगा कि भाई यार ये तो अब निकल पड़ा है।
तो अभी भी वो फिल्टर है, 91, 92 के नीचे आपको बंद करना पड़ेगा टू गेन मोर मोमेंटम ऑन द डाउन साइड। मुझे अभी ऐसा लगता है कि 91, 92 के नीचे आपको बंद करना पड़ेगा और मजा आ जाए कि आप 90 के नीचे बंद कर लें, राउंड फिगर के नीचे अगर आप बंद कर लें, सैकड़ा वापस 80 का चालू हो जाए, तो यस इट विल बी अगेन अ वेरी बिग सेंटिमेंटल पॉजिटिव। और यही मैं कह रहा हूं कि ये एक उम्मीद की किरण कि क्रूड वो जो है, क्रूड आपका जो है 120 वाला 90-100 की तरफ, 85-90-100 की तरफ आ जाए और करेंसी किसी कारण से 90-91 के नीचे जाके आपको वापस 88-89 दिखाने लगे। ये खाली उम्मीदें हैं। अगले हफ्ते इसको देखेंगे, बट अगर ये हो जाए, तो यही हम्म, 2 पूरा सेटअप घुमाने के बाद, इस वीकेंड में छुट्टी थी तो कम से कम 100, 150, 200, 250 चार्ट हर एंगल के सारे चार्ट घुमाने के बाद यही समझ में आया कि उम्मीद की किरण दुनिया के लिए यही है, डॉलर और क्रूड। तो इंडिया के लिए भी डॉलर और क्रूड बाहर के लिए डॉलर इंडेक्स भी। डॉलर इंडेक्स ने भी 100 के बहुत सारे ब्रेकआउट 100 101 के किए, लेकिन फिसल रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि क्या वो वापस वो 95 96 की तरफ जाएगा, 94 की तरफ जाएगा। वो जो उसकी ब्रॉड 4 5 6 महीने की रेंज चल रही है, क्या उसमें रहेगा 100 101 और नीचे में 95 96। तो अगर उसकी तरफ जा रहा है तो वो भी आपके लिए एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव हो सकता है। तो आई थिंक हम्म। जो उम्मीद की किरण बची है वो यही है, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स ने अभी तक कंफर्म नहीं किया। आपने एक राइटली पॉइंट आउट किया था कि बॉन्ड यील्ड्स ये दोनों चीज को कंफर्म अभी नहीं कर रही हैं। बॉन्ड यील्ड्स अभी भी बढ़ी हैं। तो वहां कंफर्मेशन अभी नहीं है कि हाँ यार ये रिस्क जो है कूल ऑफ हो गया है। तो हम्म। एज आई सेड नेक्स्ट 10-12 दिन चैलेंजिंग है। नेक्स्ट हफ्ता मेरे हिसाब से मैं तो कहीं नहीं जा रहा, और जो लोग जो बाजार के अच्छे श्रोता लोग हैं, जो दर्शक लोग हैं, जो ऑडियंस है, जो ट्रेडर्स हैं, उनको रहना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और एक नेक्स्ट 10-15 दिन कंसंट्रेट कर लें। उसके बाद अप्रैल के महीने के बाद तो मई में ज्यादा कुछ होता नहीं है यूजुअली। सेल इन मे एंड गो अवे। मई यूजुअली इज अ डल मंथ। तो देखते हैं। आई थिंक जो होना है अप्रैल में हो जाएगा। जो भी अच्छा बुरा जो होना है वो अप्रैल में हो जाएगा। एक्चुअली क्या है ना, जैसे बॉन्ड यील्ड इस समय अपनी 10 साल की भारत की देखेंगे तो 7.2 पे क्लोजिंग थी उसकी थर्सडे को। जी। चूंकि बॉन्ड यील्ड जो है ना वो बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत प्रॉम्प्ट, बहुत फर्स्ट रिएक्शन दे देता है। रुपया में जी। चूंकि बहुत ज्यादा इंटरवेंशन किया गया है, इसलिए 92-70 पे आपको खड़ा दिख रहा है। ये नेचुरल नहीं है। मंडे ऑनवर्ड्स अगर कुछ कदम नहीं उठा गया तो ये अपना नेचुरल फ्लो में एक लेवल पकड़ेगा। लेकिन बॉन्ड यील्ड बिल्कुल दूसरी कहानी कह रहा है। 7.2 बॉन्ड यील्ड इज वेरी हाई। और 8 तारीख को यानी अगले हफ्ते ही बुधवार को आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी है। तो आरबीआई गवर्नर साहब की कमेंट्री क्या होगी हमको सुनना है। अभी उम्मीद नहीं है कि कोई टिंकरिंग रेट में या सीआरआर में कुछ भी होगा। कुछ नहीं होने की उम्मीद है। लेकिन कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मे भी कि वो अपना इन्फ्लेशन टारगेट ईयर का चेंज करें, ऐसी उम्मीद है। ग्रोथ का टारगेट लोग सुनना चाहेंगे कि क्या टोन और ज्यादा हॉकिश हो जाएगा। ये सारे फैक्ट हैं। लेकिन बॉन्ड और रुपए के बीच में सिंक नहीं है। और ये सिंक नेक्स्ट वीक बनेगा। या तो बॉन्ड यील्ड गिरेगी, वो आ जाएगी 6.25 तक, या रुपया ऊपर जाएगा, क्योंकि 7.2 और 92 फिट नहीं बैठ रहा है ये। तो वो हम लोग जी। देखेंगे। अच्छा, दूसरी, चूंकि हम लोग शो खत्म खात्मे की ओर पहुंच रहे हैं, तो ताजा सूचना ये है कि जो F-15E विमान को मार गिराया है ईरान ने, उसमें 2 पायलट थे। एक पायलट को रेस्क्यू कर लिया गया है और एक पायलट मिसिंग है। उसके लिए खोजबीन चल रही है। हो सकता है कुछ सर्च ऑपरेशन चलाए, या जो हम लोग बहुत फिल्मों में देखते हैं कि बचाव दल उतर पड़ता है ग्राउंड पे, तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। क्या यही एक कारण बन जाएगा कि फुट ट्रूप्स को उतार दें वहां पे, बूट्स उतर जाएं ग्राउंड पे? ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि अब सिचुएशन थोड़ा सा और टेंस होने वाली है। और ट्रंप ने कहा था कि अगले 2 हफ्ते में हम ज्यादा हमले करेंगे। तो अभी जो ये गिरा है ना विमान, ये थोड़ा सा वह ट्रंप को ब्रीफिंग भी दी जा रही है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो आगे सिचुएशन और, मतलब सिचुएशन वैसी रहेगी जैसी अभी है, लेकिन गड़बड़ भी हो सकती है। तो एक तरफ चार्ट और एक तरफ ये ताजा तरीन खबरें, ये सब आती आ रही बीच बीच में। तो सरवेन जी, ये जी। तो हमारी चार्ट की चर्चा हो गई पूरी। अच्छा, फटाफट ये हम्म। डिस्क्लेमर देख लीजिए, रोक के इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अब एक समरी बनाइए इसकी, जी। कि अगर इस मार्केट को, कंसीडरिंग ऑल फैक्ट्स, मान के चलिए कि आपको कोई फैसला करना है, तो क्या आपका व्यू बनेगा मार्केट ओवरऑल?
ओवरऑल तो यही था जैसे जो मैंने बोला कि इस साल में जो मेन ट्रेड था, हमको हमेशा मेन ट्रेड के डायरेक्शन में सोचना है पहले। तो जो मेन ट्रेड था वो तो मैंने लास्ट टाइम बोला कि उसमें रिस्क रिवॉर्ड्स बचे नहीं थे नीचे में, गए हफ्ते में, फिर वो इतना शानदार बाउंस बैक आ गया। तो हम्म, जस्ट वी स्टक टू द बेसिक्स कि भाई ये रिस्क रिवॉर्ड बचे नहीं है तो मुनाफा बांधना चाहिए। अब वो किसने क्या कैसे बांधना है, किसने आधा बांधा, किसने पूरा बांधा, किसने स्टॉप लॉस ट्रेल किया। तो ये ही 3 चीज़ें थी उसमें कि आप या तो पूरा मुनाफ़ा बाँध लेंगे, आधा बाँध लेंगे, आधे में स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेंगे, या आपको लगता है कि नहीं भाई मैं तो खड़ा रहूँगा तो आप पूरे में स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे। और मेरे ख्याल से 24,300 24,400 वो लेवल्स हैं कि जिसके बहुत ऊपर ये पुल बैक जा पाएगा, ऐसा मुझे फिलहाल प्रतीत नहीं हो रहा है। तो मुझे यही लग रहा है कि जो भी मैं सोच रहा हूँ, वो अगले 3-4 हफ्ते के लिए एक रिलीफ रैली की बात हो रही है यहाँ पे। हम यहाँ पे इमीडिएटली कोई बुलिश बातें एकदम से ब करने लगे हैं या उस तरह के सेटअप बन रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं अभी। तो दैट मच आई वांट टू क्लैरिफाई कि सिचुएशन फ्लूइड बनी हुई है। लॉन्ग टर्म सेटअप्स हिल चुके हैं। आप 200 दिन का एवरेज तोड़ के खड़े हैं और वो एवरेज भी काफ़ी ऊपर है और सेलिंग बहुत हो चुकी है। बेयर्स भी पोज़ीशन्ड हैं। तो क्या एक मैसिव शॉर्ट कवरिंग आ सकती है? वो तो देखिए हर चीज़ की प्रोबेबिलिटी हमेशा रहती है, लेकिन मैं उस कैंप में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जो भी होगा वो एक रिलीफ रैली फिलहाल लग रही है और फिर हम उस रैली की क्वालिटी को देखेंगे। देखिए जब हम चार्ट्स देखते हैं तो हम रैली की क्वालिटी को देखेंगे। क्या ब्रेडथ सुधरी? क्या हुआ? फिर सारे चीज़ें साथ में सिंक में आ गई कि नहीं आ गई? और उसके बाद जी। उनके मंथली, वीकली सेटअप्स कैसा बनना शुरू हो गए। एक तो वैसे भी आप एक डल फेज़ की तरफ जाने वाले हैं, जो मई का महीना है। तो अप्रैल इज़ गोइंग टू बी एक्शनेबल, वहाँ कुछ ज़रूर मिलना चाहिए। सिचुएशन जैसे आपने बोला ग्राउंड पे अभी भी फ्लूइड है, तो सारा डिस्क्लेमर यही है कि भैया ये सारा कुछ जो है, उम्मीद की किरण है, लेकिन ये किरण ट्रम्प साहब इसके इस पे अगर पानी डाल देंगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि शॉर्ट टर्म में सिस्टम में शॉर्ट टर्म में सेंट्रल बैंक्स हुए या गवर्नमेंट्स हुई, ये शॉर्ट टू मीडियम 3-4-6 महीनों के इनके जो रिएक्शंस होते हैं उसमें वो 3-6 महीने का ट्रेंड्स डेफिनिटली ऊपर-नीचे हो सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो कोई नहीं छेड़ पाता क्योंकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो एक लार्जर साइकिल के ऊपर चल रहा होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टिंकरिंग नहीं होती, लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म वॉलेटिलिटी फैसलों से और गवर्नमेंट के फैसलों से और बैंक्स सेंट्रल बैंक्स के इंटरवेंशन से आ सकती है। बट सिचुएशन फ्लूइड है। लार्जर पिक्चर अभी भी स्लाइटली नेगेटिव ही है। शॉर्ट टू मीडियम टर्म पुल बैक आ सकता है, बस हम यही बोल रहे हैं। और पैसा आ गया है तो इस साल का मुनाफा मान लीजिए। 9 महीने और आगे बचे हुए हैं जिसमें आप थोड़ा पैसा तो कमा ही लेंगे। मतलब कुछ और पैटर्न तो बने अभी ऐसा तो है नहीं ना कि अगले 9 महीने में कोई पैटर्न ही नहीं बनेंगे। ज़रूर ना ना बनेंगे और बिल्कुल। जो बनेंगे वो हम भी लोगों को दिखाएँगे, समझाएँगे, बट फिलहाल एक बार ये होता है ना कि मेहनत की है तो उसको आप पचा तो लीजिए। जो आपने आपने खेती की है, आपने फसल लगाई, फसल बढ़िया हो गई, अब आप वो फसल काटेंगे नहीं और उसके बाद वो फसल खराब हो जाएगी तो उसमें तो कोई लॉजिक नहीं है ना सर। तो अगर अच्छी फसल लगाई है और पक गई है तो उसको काटिए, खेत को नहीं, खाली करिए, फिर सोचेंगे कि अगली फसल क्या लगानी है, ठीक है? भैया गेहूं कटाई का समय आ चुका है। हाँ, हाँ, तो खेत इसीलिए पक्के खड़े हैं। ये अब नहीं काटोगे तो कब काटोगे भैया पराली। खत्म हो जाएगा। फिर एक बार ज़मीन पे गिर गया, खत्म। एक बार यस ज़मीन पे गिर गया, खत्म। यस। तो गेहूं कटाई जी। का समय शुरू हो चुका है। तो ऐसे ही आप अपने मार्केट की फसल भी काटें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सरवेंद्र जी। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या होता है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा उस वॉर फ्रंट पे क्या इंटेंसिटी होगी, ये सब प्रोडिक्शन हम लोगों को करने कोई फायदा नहीं, क्योंकि ट्रम्प की हुँ। माइंड रीडिंग अभी हम लोग कर नहीं पाए। सामने बैठे तो मैं कर दूं माइंड रीडिंग, उस अब कहाँ बैठेंगे अपने सामने। तो लेट्स सी क्या होता है। नेक्स्ट वीक काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और अपना ध्यान रखिए, और उम्मीद करते हैं कि मार्केट करना चाहिए, एक बाउंस बैक करना चाहिए। बाकी सब देखते हैं क्या होता है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।